हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की जो हमारा लेक्चर है वो एएसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट, दैट इज़ माइलस्टोन्स इन फाइटोपैथोलॉजी, जो कि हमें इंडिया के रेफरेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखना है। इसके अलावा मेजर एपिडेमिक्स और उनका सोशल इम्पैक्ट। देखो, शुरू में अगर हम फाइटोपैथोलॉजी का बेसिक समझें तो फाइटो का मतलब है प्लांट और पैथोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि डिजीज। तो यानी कि प्लांट्स में डिजीज की स्टडी मोटे मोटे तौर पर फाइटोपैथोलॉजी है। अब अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो पैथोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बनी है, पैथोस प्लस लोगोस। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जामिनेशंस में कि पैथोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें पैथोस का मतलब है सफरिंग और लोगोस का मतलब है स्टडी। यानी कि कोई प्लांट अगर किसी भी वजह से सफ़र कर रहा है, फिर चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स से हो या एबायोटिक फैक्टर्स से हो, उनकी स्टडी करना ही पैथोलॉजी है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे पहला आता है कि फर्स्ट प्लांट पैथोजन जो है वो मिस्क्यूट को देखा गया था। देखो, बेसिकली ये जो है ये हम बोल सकते हैं प्लांट पैरासाइट है, लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट प्लांट पैथोजन क्या है, तो आपको याद रखना है। उसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी का इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट एविडेंस जो है वो स्टेम रस्ट डिजीज के रिगार्डिंग देखा गया था फ्रॉम जबलपुर। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, फिर चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव में हो या फिर हम वर्ल्ड के भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनके बारे में बार बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो नेट एग्जामिनेशन हो या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो बटलर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1905 में HCIO की एस्टेब्लिशमेंट की थी IRI में। देखो, HCIO होता क्या है? हर्बेरियम क्रिप्टोग्रामी इंडियन ओरिएंटलिस। देखो, इसको बेसिकली 1905 में एस्टेब्लिश किया गया था IRI में। तब IRI जो है वो बिहार में हुआ करता था और अभी IRI जो है उसको न्यू दिल्ली शिफ्ट कर रखा है। तो बेसिकली हर्बेरियम क्रिप्टोग्रामी इंडियन ओरिएंटलिस का क्या काम क्या था कि उस ज़माने में तो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूलर टेक्निक्स डेवलप नहीं थी कि डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन जो है वो डायरेक्टली किया जा सके। इसीलिए क्या होता था, अगर कोई भी न्यू पैथोजन आइडेंटिफाई हुआ है, न्यू पैथोजन का पता लगा है, तो वो वहाँ पे उसको प्रिजर्व करके रखते थे इस HCIO में। और अभी जो HCIO है वो IRI में एस्टेब्लिश है, न्यू दिल्ली। तो पूछा जाता है कि HCIO की लोकेशन कहाँ है, न्यू दिल्ली आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इसकी फुल फॉर्म हर्बेरियम क्रिप्टोग्रामी इंडियन ओरिएंटलिस। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बटलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो हमें सबसे पहले प्लांट डिजीजेस का जो वर्णन देखने को मिलता है, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो सूरापाल के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, दैट इज़ वृक्षा आयुर्वेदा, 1500 BC पहले। उसमें सबसे पहले प्लांट डिजीजेस का वर्णन देखने को मिलता है और उनके जो एंशियंट प्रैक्टिसेस थी उनको कंट्रोल करने की, उनके बारे में जिक्र देखने को मिलता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्षा आयुर्वेदा बुक किन के द्वारा लिखी गई थी, तो सूरापाल के द्वारा। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं EJ बटलर। EJ बटलर को इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स इन 1918 में। देखो, ये वाली बुक है ना, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो साइंटिस्ट हैं अलग अलग, एक EJ बटलर, एक बीबी मुंदकर। EJ बटलर के द्वारा बुक लिखी गई थी फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स, एंड बीबी मुंदकर के द्वारा बुक लिखी गई थी फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज। दोनों आपस में कंफ्यूज कर जाती हैं, इसीलिए आपको इनको सेपरेटली बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बेबी मुंदकर। इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1947 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटिवली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद रख सकते हैं कि बीबी मुंदकर के द्वारा की गई थी। बाकी भी इसमें बहुत बार जो अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है या फिर नीदरलैंड सोसाइटी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, क्योंकि देखो नीदरलैंड सोसाइटी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है वो ओल्डेस्ट प्लांट पैथोलॉजी की सोसाइटी है और अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजी सोसाइटी जो है वो 1908 में ही एस्टेब्लिश हो गई थी, जबकि हम बोलते हैं कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुआ था। इसके अलावा बीबी मुंदकर के द्वारा फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन पर भी काम किया गया और इनके द्वारा भी एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई, दैट इज फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज केसी मेहता। देखो, केसी मेहता ने एक तो मोनोग्राफ लिखा, फर्दर स्टडीज ऑन सीरियल रस्ट इन इंडिया, ये मोनोग्राफ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इन्होंने स्टेम रस्ट ऑफ वीट का लाइफ साइकिल दिया। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि किस तरीके की वीट, क्योंकि आपको पता है कि वीट में 3 तरीके की रस्ट देखने को मिलती हैं, स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट। तो
जो स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का लाइफ साइकिल इन्होंने दिया था, और इन्हें इसीलिए केसी मेहता को रस्ट साइकिल के या फिर फादर ऑफ रस्ट के नाम से जाना जाता है इंडिया में। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं पीए माइकेली, या इन्हें कभी कभी पीए मिचेली भी प्रोनाउंस किया जाता है। इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी नोवा प्लांटेरम जेनेरा, जिसकी जो काफ़ी चर्चा में रहती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मैथ्यू टिलेट, जिसे ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट के ऊपर एक पेपर भी पब्लिश किया था। दूसरा इन्होंने ये बताया था कि जो बेसिकली बंट फंगस होता है वो कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो बंट फंगस है ये कोज करती है आगे फर्दर डिजीज़ को। पर इनका ये कहना ठीक था कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि ये जो ब्लैक ब्लैक सा पाउडर है यही डिजीज़ कोज कर रहा है, पर इन्होंने उस पाउडर को टॉक्सिक सब्सटेंस कहा था, जो कि गलत था। इसके बाद में प्रिवोस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये साबित किया था कि जो मैथ्यू टिलेट के द्वारा वो टॉक्सिक सब्सटेंस कहा गया था वो बेसिकली फंजाई के स्पोर्स हैं। तो फंजाई के स्पोर्स के कारण ये डिजीज़ हो रही है। CH परसून नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें सिस्टमेटिक माइकोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सिनॉप्सिस मेथोडिका फंगोरम लिखी और फंजाई का क्लासिफिकेशन भी दिया और नॉमेनक्लेचर भी दिया। देखो आपको देखने में तो एक बार ये हिस्ट्री टाइप में लग रहा होगा, लाइक हिस्ट्री ही है, बट एक ऐसे ग्राफ टाइप लग रहा होगा कि ऊपर से नीचे तक पूरा हिस्ट्री, हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे। आप अगर या तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक 2 बार देख लेंगे, या फिर इसके नोट्स बनाकर आप 2 बार स्टडी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको याद हो जाएंगी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे एटलीस्ट क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं बेनेडिक्ट प्रिवोस्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि इन्होंने ही प्रूव किया था कि जो डिजीज़ है वो फंजाई के द्वारा कोज की जाती है। दूसरा, इन्होंने व्हीट के स्मट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को सबसे पहले यूज़ किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को किन के द्वारा यूज़ किया गया था। नेक्स्ट आते हैं EM फ्राइज। EM फ्राइज को देखो लीनियस ऑफ माइकोलॉजी बोला जाता है, और इन्होंने सिस्टेमा माइकोलॉजिकम बुक लिखी। नेक्स्ट हमारे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आते हैं एंटोन डिबेरी। देखो बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि जब हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं एंटोन डिबेरी। पर अगर इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर पूछा जाता है तो हम बोलते हैं EJ बटलर। तो एंटोन डिबेरी जो है इन्होंने फर्स्ट कैमरा लूसिडा को यूज़ किया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था जो बहुत बार बच्चे मिस कर जाते हैं, दैट इज़ इन्होंने एंजाइम्स का टिश्यू डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल होता है ये डिस्क्राइब किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, जब एंजाइम्स का पोर्शन आता है तब हम वहाँ पर डिस्कस भी करते हैं, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एंटोन डिबेरी के द्वारा एंजाइम्स का टिश्यू डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल रहता है, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा इन्होंने होस्टोरियम टर्म जो है वो भी एंटोन डिबेरी के द्वारा ही दी गई थी। उसके बाद बात आती है LR तुलास ने, जो कि 2 ब्रदर्स की हम बात करते हैं। इन्हें रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने व्हीट बंट के कॉजल ऑर्गेनिज्म को प्रूव किया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं लाइक श्रोडर एंड डस्ट, जिन्होंने सबसे पहले कॉटन प्लग को यूज़ किया। यहाँ पर एंटोन डिबेरी की 1-2 बातें और इम्पॉर्टेंट हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, वो इनके द्वारा ही दिया गया था। एंटोन डिबेरी के द्वारा ही उनकी रीनेमिंग की गई थी, क्योंकि पहले जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पैथोजन है उसको बोट्राइटिस इन्फेस्टेंस के नाम से जाना जाता था। तो एक तो उन्होंने इनकी नेमिंग की, उन्होंने ही बताया कि एक्चुअल में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का रियल कोज क्या है। इसी के साथ हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट जो है वो भी एंटोन डिबेरी के द्वारा ही बताया गया था। फिर यहाँ पर बेसिकली HM वॉर्ड नाम के साइंटिस्ट, जिन्हें कि ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी जो है उनके फादर कौन है, तो आप याद रख सकते हैं कि HM वॉर्ड जो हैं उन्हें ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्राउ हेसे, जिन्होंने अगार के यूज़ को इंट्रोड्यूस किया था 1880 में। देखो यहाँ पर जिन जिन पर्टिकुलर चीज़ों की ईयर इंपॉर्टेंट है उनकी ईयर मेंशन की गई है, तो आपको एटलीस्ट उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं PMA मिलार्डेट। आपको पता है कि इन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की थी। बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या होता है, लाइम वाटर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है बोर्डेक्स मिक्सचर, जिससे कि सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के कंट्रोल के लिए यूज़ किया गया था PMA मिलार्डेट ने। इन्हें 1884 में, कहीं कहीं पर आपको इसका 1886 भी मिल जाता है, पर जो एक्यूरेट माना जाता है वो 1884 माना जाता है। नेक्स्ट है जेंसन ने सबसे पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ किया था 1887 में। देखो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली
जो भी सीड बोर्न डिजीजेज होती हैं उनके मैनेजमेंट के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं RH बिफिन, जिन्होंने की रस्ट रेजिस्टेंस की इनहेरिटेंस को बताया था वीट में कि ये मेंडेलियन फैशन में इनहेरिटेंस होता है, जैसे मेंडल के लॉज कहते हैं उस तरीके से रस्ट के लिए रेजिस्टेंस जो है वीट में वो इनहेरिटेट होती है। फिर आते हैं JH क्रेगी, इनको कौन नहीं जानता होगा। देखो आपने पढ़ा होगा वीट में 5 तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बेसिकली PAU TB के फॉर्म में याद रखते हैं। दैट इज पिक्नियोस्पोर्स, एइसियोस्पोर्स, यूरेडियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। इनमें से सबसे पहले एइसियोस्पोर की खोज की गई थी, जिन्हें हमने 1 नंबर दे दिया, फिर इन्हें 2nd नंबर या 3rd स्टेज के रूप में हम बोलते हैं और इन्हें 4th स्टेज दे दी गई। लेकिन उसके बाद में पता चला कि पिक्नियोस्पोर्स जो होते हैं बेसिकली उनका भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजीज़ को स्प्रेड करने में, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स के रूप में इनको जाना जाता है। तो जो JH क्रेगी हैं उन साइंटिस्ट ने 1927 में सबसे पहले इन पिक्नियोस्पोर्स के फंक्शंस के बारे में बताया था। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि क्रेगी नाम के साइंटिस्ट ने पिक्नियोस्पोर्स या पिक्निया के फंक्शन को डिस्कवर किया गया था और ये 1927 में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट आते हैं शेयर एंड डॉस, जिन्होंने कि रेड ब्रेड मोल्ड को डिस्कवर किया। देखो रेड ब्रेड मोल्ड बेसिकली न्यूरोस्पोरा को जाना जाता है, न्यूरोस्पोरा क्रासा को हम रेड ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। एक तो इसका जीनोम साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको आइडियल ऑर्गेनिज्म माना जाता है प्लांट पैथोलॉजी में स्टडी करने के लिए। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? शेयर एंड डॉस ने। फिर हमारे साइंटिस्ट आते हैं JC वोकर। देखो लास्ट ईयर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि प्रोकैटेचिक एसिड एंड कैटेचोल को आइडेंटिफाई किया था रेड ऑनियन बल्ब्स में अगेंस्ट ऑनियन स्मज डिजीज। तो उसका राइट आंसर था वोकर। देखो हुआ क्या था, ऑनियन स्मज डिजीज जो है वो बेसिकली रेड ऑनियन बल्ब्स में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि रेड ऑनियन बल्ब्स में 2 तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं, प्रोकैटेचिक एसिड एंड कैटेचोल, जो कि इसमें रेड ऑनियन बल्ब्स में रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं ऑनियन स्मज डिजीज के अगेंस्ट। इसको सबसे पहले वोकर नाम के साइंटिस्ट ने बताया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं PA सकार्डो, इन्होंने साइलोस फंगोरम लिखी थी 1931 में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज HH फ्लोर, इसके बारे में भी आप सभी जानते होंगे। इन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को दिया था 1946 में, और जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किस में दी थी? लिंसी ड्रस्ट में दी थी। और लिंसी ड्रस्ट जो है वो कोज की जाती है मेलिम्पसोरा लिनी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं बुलर। देखो बुलर को आप सबसे ज़्यादा स्पोर डिस्चार्ज ऑफ फंजाई के अंदर, कभी कभी आप जब वीट रस्ट की बात कर रहे होते हैं तब आप बुलर्स फिनोमेना भी पढ़ते हैं, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बुलर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्पोर डिस्चार्ज दिया था फंजाई का और फंजाई की फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वेंडर प्लैंक। देखो वेंडर प्लैंक जो हैं उन्हें फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं एपिडेमोलॉजी बेसिकली क्या होती है? उन फैक्टर्स की स्टडी करना जो किसी डिजीज़ के आउटब्रेक को और ज़्यादा एनहेंस करते हो या इन्फ्लुएंस करते हो, या फिर कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कि एपिडेमोलॉजी इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स। तो उसके फादर के रूप में जाना जाता है वेंडर प्लैंक को। वेंडर प्लैंक ने ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। इनके द्वारा भी एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, दैट इज प्लांट डिजीजेस एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल। ये बुक्स आपको ध्यान में रखनी है। 2 से 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बुक से पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर बुक्स कौन से साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई थी। अब अगर इम्पॉर्टेंटली इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात की जाए तो जैसे इंडिया में श्रीवास्तवा ने BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जो है उसके ऊपर काम किया था। RS सिंह जो हैं वो भी इंडिया के ही थे, उन्होंने प्लांट डिजीजेज बुक लिखी थी जिसे आप कॉमनली रीड आउट करते होंगे। फिर है YL लेने ने खेरा डिजीज़ को बताया था पंतनगर में कि खेरा डिजीज़ जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। इसी के साथ YL लेने जी ने एक बुक भी लिखी थी दैट इज़ फंजीसाइड्स इन प्लांट डिजीज़ कंट्रोल, अगेन एक इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है J.G. कुहने ने 1858 में फर्स्ट बुक लिखी थी प्लांट पैथोलॉजी पे। ये क्वेश्चन PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो बहुत बार पूछा गया है और नेट में भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि J.G. जो फर्स्ट बुक है प्लांट पैथोलॉजी पे वो किनके द्वारा लिखी गई थी और उसका नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है द डिजीजेज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर काउज एंड देयर कंट्रोल। J.G. कुहने के द्वारा 1858 में लिखी गई थी। इसके बाद आते हैं
साइंटिस्ट ब्रेफिल्ड, जिन्होंने प्योर कल्चर ऑफ फंजाई को डेवलप किया था। फिर आते हैं वोरोनिन। वोरोनिन ने बेसिकली केबेज में जो क्लब रूट डिजीज़ होती है, जो प्लाज्मोडियोफोरेल्स से होती है, तो ये बताया था कि कैबेज के क्लब रूट जो है वो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स के कारण ही होती है। ये वोरोनिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। नेक्स्ट, इरिक्सन ने फिजियोलॉजिकल रेसेस का फिनोमिना दिया था। हैंसन एंड स्मिथ ने फिजियोलॉजिकल रेसेस का फिनोमिना दिया था, लेकिन इन्होंने दिया था थ्रू हेट्रोकैरियोसिस, राइट। फिर बात आती है जो और हेट्रोकैरियोसिस होते हैं, ये किस में देखने को मिलता है? बेसिकली जो ड्यूटेरियोमाइसीट्स की फंगस होती है उनमें हेट्रोकैरियोसिस देखने को मिलता है, और उसके थ्रू फिजियोलॉजिकल रेसेस का जो फिनोमिना था, जो ओरिजिन था, वो हैंसन एंड स्मिथ ने बताया था। फिर आते हैं पोंटोकार्वो एंड ड्रोपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी को डिस्कवर किया था 1952 में, और कौन से फंगस में किया था? एस्परजिलस निडुलेंस में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमिना कौन से फंगस में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो एस्परजिलस निडुलेंस में। कब हुआ था? 1952 में। और किन के द्वारा किया गया था? तो पोंटेकार्वो एंड ड्रोपर। नेक्स्ट आता है मूलर। मूलर जो है उन्होंने फाइटोएलेक्सिन टर्म दी थी 1961 में। देखो, फाइटोएलेक्सिन बेसिकली प्लांट स्पेसिफिक होते हैं और ये प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं अगेंस्ट द पैथोजन। जब पैथोजन जो है वो प्लांट के कॉन्टेक्ट में आता है तब प्लांट्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। फिर हमारा इसी में फर्दर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर एपिडेमिक्स एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो देखो, सबसे पहले जो शुरुआत होती है एपिडेमिक्स की, वो सेंट एंटोनी फायर, जिसे अर्गोटिज्म डिजीज़ बोला जाता है, उसके कारण मानी जाती है, जो कि फ्रांस में सबसे पहले देखने को मिली थी। अर्गोटिज्म डिजीज़ जो है वो बेसिकली क्लेविसेप्स परप्यूरिया से कोज होती है, और इसमें अर्गट नाम का एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होता है। देखो, अर्गट जो है बेसिकली वो एक फ्रेंच वर्ड अर्गट से बना है, जिसका मतलब होता है स्पर। स्पर मतलब होता है कि जो फंगस के स्पोर्स होते हैं वही मिलकर एक पर्टिकुलर पूरे तरीके से जो ग्रेन होता है उसको अनफिल्ड कर देते हैं, और उसकी जगह पर पूरे फंगस के स्पोर्स ही आ जाते हैं और एक हल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे स्पर बोला जाता है। तो इसकी वजह से स्टार्ट हुआ था। आपको याद रखना है, सेंट एंटोनी फायर एंड अर्गोटिज्म से रिलेटेड है, और अर्गोटिज्म क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हम जो याद रखते हैं एपिडेमिक, वो आती है आयरिस पोटैटो फेमाइन, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण हुई थी, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। देखो, फाइटोफथोरा में फाइटोफथोरा का मतलब है, फाइटो मतलब प्लांट और थोरा मतलब डेस्ट्रॉयर, यानी कि प्लांट को डिस्ट्रॉय करने वाला। इस तरीके से इसका नाम दिया गया था। पहले इसका नाम, जब इसका डिजीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो बोट्राइटिस इन्फेस्टेंस इसका नाम था, बर्कले के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नाम दिया गया एंटोन डी बेरी के द्वारा। तो आयरिस पोटैटो जो है वो 1845 में आया था, आपको याद रखना है किसके कारण आया था, कॉजल एजेंट क्या है, और रीनेम किसके द्वारा किया गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमारी अदर फर्दर डिजीजेज आती हैं। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो जैसा कि रेड रोट ऑफ शुगर केन है, जो कि कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होता है, इससे जो एपिडेमिक है वो 1936 में उत्तर प्रदेश इंडिया में देखी गई थी। फिर ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो है, इसे आप सभी जानते होंगे, इसमें हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी इसका पहले नाम था, और अभी इसका नाम ड्रेसचिलरा ओराइजी हो रखा है, जिससे कि 1943 में वेस्ट बंगाल में एपिडेमिक आई थी। फिर आते हैं एप्पल स्केब। एप्पल स्केब बेसिकली वेंचुरिया इनिक्वेलिस। देखो, बहुत बार तो जो पैथोजन का नाम होता है उसी में इसका मतलब छुपा होता है। इसके जो कोनिडिया होते हैं बेसिकली ये इस तरीके से होते हैं, जो फुटप्रिंट शेप देते हैं। तो ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना, ये अनइक्वल होते हैं, इसीलिए इसका नाम है यहाँ पर इनइक्वेलिस। ठीक है, तो एप्पल स्केब के थ्रू एपिडेमिक आई थी 1973 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नो डाउट कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पुट होगा कि रेड रोट ऑफ शुगर केन कौन सी ईयर में हुआ, किससे कोज किया जाता है, कहाँ पर इससे एपिडेमिक देखने को मिली। सिमिलरली एप्पल स्केब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब इससे एपिडेमिक कोज हुआ, तो 1973 में जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा राइस टुंगरो के बारे में भी बात की जाती है, जो कि दो तरीके के वायरस के कॉम्बिनेशन के कारण जनरेट होती है, दैट इज RTSV एंड RTBV, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस एंड राइस टुंगरो बेसिलिफम वायरस, जो कि 1999 में आई थी, और इसके कारण पंजाब में एपिडेमिक देखने को मिली थी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट कुछ एपिडेमिक्स जिनको आपको ध्यान में रखना है, दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। इरिसिफी नेकेटर पैथोजन से होती है, और इससे एपिडेमिक यूरोप में देखने को मिली थी 1840 में। कॉफी रस्ट हेमिलिया वास्टाट्रिक्स से होती है, इसमें श्रीलंका में देखने को मिली थी एपिडेमिक 1870 में। फिर आते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, प्लाज्मोपोरा विटिकोला से होती है, इससे फ्रांस में। देखो, सबसे पहले एपिडेमिक्स की शुरुआत भी फ्रांस में ही देखने को मिली थी,
और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो है वो भी फ्रांस में एपिडेमिक कोज की थी। प्लाज्मोपोरा विटिकोला पैथोजन है 1878 में। बंची टॉप ऑफ बनाना जो है वो एक वायरस से होने वाले डिजीज़ है जो कि बंची टॉप वायरस से कोज होती है। 1921 में इससे एपिडेमिक देखने को मिली थी। नेक्स्ट है सिगाटोका डिजीज ऑफ बनाना जो कि माइकोस्पोरेरम म्यूसिकोला से होती है और ये सिगाटोका वैली में इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिगाटोका डिजीज़ पड़ा। इसमें साउथ अमेरिका में इसकी वजह से एपिडेमिक देखने को मिली 1930 में। इसके अलावा साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट जो कि बाइपोलरिस मेडिस से होती है, उसकी वजह से यूएसए में एपिडेमिक देखने को मिली 1970 में। और कॉफ़ी रस्ट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। फिर सिट्रस कैंकर जो है ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार सिट्राई से होती है जो कि एक बहुत ही थ्रेट है सिट्रस के प्रोडक्शन में, हम बोल सकते हैं, जो बैक्टीरियल ब्लाइट कोज करता है। उसकी वजह से यूएसए में 1980 में एपिडेमिक कोज हुई थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट पैथोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट उसका इंट्रोडक्शन कब हुआ। तो देखो, प्लांट पैथोलॉजी को 1930 में एक यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने कि प्लांट पैथोलॉजी को एज ए यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया वो थी पुणे यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिन्होंने कि प्लांट पैथोलॉजी को एज ए पीजी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, यानी कि ऐसा पीजी कोर्स जिसमें कि अब प्लांट पैथोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी थी आगरा यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट इंडियन कॉलेज टू इंट्रोड्यूस पीजी प्रोग्राम गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कानपुर। और फर्स्ट कोर्स जो कि प्लांट पैथोलॉजी का ऑफर्ड किया गया था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1975 में एम.ए. फार्लो। ये भी आपको याद रखना है, ये साइंटिस्ट में बहुत बार पूछे जाते हैं, एम.ए. फार्लो। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें आ गई कि पहले प्लांट पैथोलॉजी को यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट 1930 में अडॉप्ट किया गया। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको एक्सेप्ट किया दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी। पीजी प्रोग्राम में सबसे पहले आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया गया। कॉलेज कौन सी थी? गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कानपुर। और फर्स्ट कोर्स प्लांट पैथोलॉजी का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1975 में एम.ए. फार्लो के द्वारा चलाया गया था। ये सारी चीज़ें थी हमारे यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक को कुछ इसी तरीके से कवर करेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लगेंगे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपने डाउट्स लिखकर पूछ सकते हैं।